हाँ तो गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। मैं फिर आपके बीच में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें टॉपिक नंबर है 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। हम कल नेशनलिज्म के बारे में बताए थे। आज हम दूसरे टॉपिक पर बहस करेंगे और इसमें मुझे सबसे पहले जो समझना है वह नेशनलिज्म में क्या योगदान दिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हम कल भी कुछ बताए थे, लेकिन आज हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन को सबसे पहले अच्छी से डिस्कशन करेंगे, समझाएंगे। उसके बाद हम आगे वाले टॉपिक पर जाएंगे। बात क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, तो वहां पे बुर्बन वंश का शासन चलता था। जी हाँ, बुर्बन वंश का शासन चलता था। लेकिन वहां पे बात क्या हुआ कि फ्रांस के जो लोग थे और जो ब्रिटेन के लोग थे, वह पहले जो क्या करते थे कि पूरी दुनिया में लगभग बहुत सारे देशों में शासन करते थे। लेकिन बात क्या हुआ कि जो ब्रिटेन के लोग थे, तो उनकी जो सेना थी, नौसेना, वो ज्यादा मजबूत थे। उनका नेवी का पावर ज्यादा था और नेवी पावर ज्यादा होने के कारण वह लगभग देशों में शासन बहुत आसानी से कर लेते थे और जो फ्रांस के लोग थे वो हार जाया करते थे। एक बार की बात है कि जब क्या हुआ कि जो अमेरिका है, अभी अमेरिका की बात आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। तो अमेरिका जो भी है, अमेरिका में पहले जो है शासन चलता था किनका, फ्रांस का, और कुछ चलता था ब्रिटेन का। लेकिन ब्रिटेन ने क्या किया कि फ्रांस के जो सेना थे उनको मार गिराए, उनको भगाए और वहां पर पूरी शासन कौन कर लिए, तो ब्रिटेन के लोग कर लिए। और ब्रिटेन के लोग जब शासन कर लिए तो इनको, फ्रांस के लोगों को बहुत बुरा लगा कि हमारी शासन चलता था अमेरिका में, लेकिन हमारे शासन को ध्वस्त कर दिए। जैसे इंडिया में भी फ्रांस ने अपनी कोशिश किए थे, लेकिन ब्रिटेन उनका काम नहीं होने दिए, उनका दाल नहीं गलने दिए, वो हार गए और यहाँ पे ब्रिटेन का शासन हो गया। तो इसी प्रकार अमेरिका में भी शासन कर लिए। जब अमेरिका में शासन कर लिए जब ब्रिटेन वाले, तो इनको ज्यादा बुरा लगा और ज्यादा बुरा होने के कारण क्या हुआ कि जो जो फ्रांस के लोग थे वो यह देखते गए कि हमारे जो है जितने भी पूरे देश में सिस्टम चल रही थी, पूरे वर्ल्ड में सिस्टम चल रही थी, जितना भी शासन का प्रक्रिया था या प्रणाली था या जो भी जहां शासन मेरा चल रहा था, सारा ब्रिटेन के लोग खत्म करते जा रहे हैं और हमारा देश लगातार हार रहा है। बस यही सी बात थी। दूसरा बात क्या हुआ, दूसरा बात यह हुआ कि जब ब्रिटेन के लोगों ने अमेरिका पर जब शासन कर लिए, तो अब जो फ्रांस के जो सेना थी या फ्रांस के जो वहां के लुई 16 उस समय थे, तो लुई 16 जो राजा थे, तो उन्होंने एक प्लान बनाया और ये प्लान किया था कि हम क्या करेंगे कि अमेरिका के जो आम निवासी है, जिसको आप रेड इंडियन कहते हैं, तो वो जो निवासी हैं तो उनसे हम क्या करेंगे, मिलेंगे, घुलेंगे और क्या करेंगे, उनसे मिल करके हम दोनों, अगर वहां के निवासी और हम क्या करेंगे कि अमेरिका के जो मूल निवासी है उनको हम यह बात बोलेंगे कि हम आपका अपना आदमी है और हम आपके लिए फ्री सेवा करेंगे। और ऐसा इसलिए ये करना चाहते थे कि हम ब्रिटेन के लोगों को हरा सके, उनकी हम सेना को कमजोर कर सके और हम उनको वहां से भगा सके। ये प्लान फ्रांस का था। लेकिन हुआ क्या कि ये जब फ्री ऑफ कॉस्ट की जब बात कर दी अमेरिका के जो मूल निवासी के सामने, और मूल निवासी के सामने जब ऐसा किए, तो इनका जो है सो पैसा खर्च अधिक होने लगा। किनका, तो फ्रांस का। और फ्रांस का जब अधिक पैसा खर्च होने लगा, तो फ्रांस का अधिक खर्च होने के कारण जो वहां के जो लोग थे उन पे दबाव बढ़ने लगा। कहाँ के लोगों पर, तो फ्रांस के लोगों पे दबाव बढ़ने लगा। और फ्रांस के लोगों में दबाव सब पर नहीं पड़ता था, वहां 3 ग्रेड में लोग बटे हुए थे। फर्स्ट ग्रेड वो लोग होते थे जो राजा के अपने आदमी होते थे, जैसे पुजारी लोग हो गए, बड़े लोग हो गए, ये सारे होते थे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। सेकंड लोग वो होते थे जिनका कुलीन वर्ग के लोग, जैसे एडवोकेट वगैरह हो गए थे, सारे लोग काम करते थे सेकंड में। और थर्ड में वो लोग होते थे जो खेती करते थे। लेकिन मुख्य बात तो यह है कि खेती जो हुआ करता था वो या तो फर्स्ट या सेकंड का होता था, और उस खेती पर जो मतलब फसल को उपजाने वाले काम करते थे वो थर्ड ग्रेड वाले लोग करते थे।
तो वहां पे 3 भागों में डिवीजन था फ्रांस में। और जब 3 भागों में डिवीजन था तो क्या होता था कि जो भी वहां के सिस्टम थे तो वो सारे पर अधिकार करते थे। फर्स्ट और सेकंड वाले या थर्ड वाले सिर्फ क्या करते थे, उसमें खेती करते थे और उनको उतना अधिकार नहीं मिलता था। और भी बातें क्या है कि जो भी सरकारी सिस्टम होती थी, सरकारी सिस्टम में मूल रूप में सबसे अधिक अधिकार फर्स्ट और सेकंड वाले लेते थे, उनका उपभोग भी करते थे, मजे भी लेते थे और उनका जो पैसा चुकता करना पड़ता था, टैक्स को अदा करना पड़ता था, वो थर्ड ग्रेड वाले लोगों को ही अदा करना पड़ता था। अब क्या हुआ कि जो फ्रांस के लोग थे तो दुनिया में चाहते थे कि हमारी शासन हो, शासन करने के चक्कर में उसका पैसा अधिक खर्च होने लगा। अब पैसा जब अधिक खर्च होने लगा तो क्या करने लगे, वहां के जो राजा लुई 16 थे वो टैक्स बढ़ाने लगे। अब टैक्स बढ़ाने लगे तो टैक्स ज्यादा तो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड वाले लोग करते नहीं थे, वो टैक्स जो अदा करते थे वो थर्ड ग्रेड वाले लोग करते थे। अब थर्ड ग्रेड वाले लोग जब अदा करते थे तो उन पे दबाव बढ़ने लगा। तो अब उन लोगों को ये बात समझ में आने लगी कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और बात यह भी है कि वहां में जो फ्रांस के लोग थे ऐसे ही युद्ध हार रहे थे, सारा युद्ध को हार रहे थे, साथ साथ टैक्स बढ़ा रहे थे। तो जो थर्ड ग्रेड के लोग थे उनमें असंतोष पैदा हो गया था कि आखिर हम ये इतना पैसा दे रहे हैं कि कर क्या रहे हैं। जिसमें कुछ लोगों को इतनी असंतोष हो गई कि वो फ्रांस के जो फर्स्ट और सेकंड लोग थे उनके खिलाफ आ गए और इन लोगों ने यह डिमांड करने लगे कि हमारा देश में अब हमको एक संविधान चाहिए, हम ऐसे नहीं रहेंगे, और उसका खिलाफ में आ गए। अब उसके खिलाफ में आ गए तो सारे लोग क्या करने लगे कि तोड़ फोड़ करने लगे। अब तोड़ फोड़ करने के बारे में जैसे देखिए, बास्टिल का किला था एक, कहाँ पे, तो यह फ्रांस में था। तो बास्टिल का किला को सबसे पहले इन्होंने लूटा, तोड़ा, कौन, थर्ड ग्रेड वाले लोगों ने। और क्या करने लगे, एक वर्सराय का किला था तो उसको भी इन्होंने तोड़ दिया और भी खून खराबा पूरा फ्रांस में फैल गया। ये हम सारी बातें आपको क्लास 9 में बहुत अच्छी तरीके से हम बताए हैं। हम यहाँ पे शॉर्ट से चलेंगे और खत्म करेंगे। आगे क्या हुआ कि अब ये लोग जो चाहते थे कि नहीं हम ऐसा करते हैं कि हम अपने देश में एक संविधान बनाएं, और कल ही बताए थे कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की नारा जो सबसे पहले कहाँ लगा था, तो फ्रांस में ही लगा था। अब ये जब संविधान बनने लगा तो जबरदस्ती ये थर्ड ग्रेड वाले बोलने लगे लुई 16 को कि आप एक संविधान लिखो, हमारे सामने लिखो। ऐसा जब दबाव बनाने लगे तो क्या करने लगे, लुई 16 जो है सो उसमें महिलाओं का अधिकार बहुत कम था। अब महिलाओं के अधिकार जब कम था तो फिर लोगों में असंतोष पैदा हो गया और महिलाएं लोग भी कुछ विरोध करने लगे। अब लुई 16 को डर लगने लगा कि भाई अब तो हमारे शायद दिक्कत हो सकता है। तो लुई 16 क्या करने लगे कि वो देश छोड़ करके भागने लगे, या जो उनके जो अगल बगल के जितने भी दूसरे देश थे, जो आपके उनका पड़ोसी देश थे, तो उनसे वो डिमांड रखने लगे कि हमारा फ्रांस में इस प्रकार की हरकत हो रही है, यहाँ के जो लोग हैं वो भड़क चुके हैं, तो इनको शांत कैसे किया जाए, प्लीज हमारी सहयोग करें। अब उसमें जो है एक ऑस्ट्रिया का नाम आता है, पर्शिया का नाम आता है, जिसमें ऑस्ट्रिया जो थे तो लुई 16 का ससुराल था। और ये भी बात है कि लुई 16 की जो पत्नी थी वो बहुत ही मौज मस्ती करते थे, उनकी जो महल होते थे वो बहुत ही अच्छे होते थे। बाकी जितने वहां के लोग रहने वाले मूल निवासी थे उनकी परेशानी बढ़ रही थी, उनकी टैक्स अधिक उन पे जोर दिया जाता था, उन पे दबाव बनाया जाता था, और ये सारे बड़े लोग पूरा मजे ले रहे थे। बात यहाँ पर भी नहीं रुकी, बात आगे क्या हुआ कि ये धीरे धीरे जब इतना हुआ तो 1789 में फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हो गई। और फ्रांस की क्रांति जब स्टार्ट हो गई तो अब ऐसा देखा गया कि जब पूरी फ्रांस के लोग मर मिट रहे थे, बर्बाद हो रहे थे, वहां पर पावरोटी के कारण भी मामला बढ़ा, क्योंकि वहां के लोगों की पावरोटी जो है सो ज्यादा चॉइस था और पावरोटी का कीमत लगातार बढ़ता जा रहा था। क्यों? क्योंकि फ्रांस अमेरिका की मदद कर रहा था, और अमेरिका की मदद कर रहा था तो इनको पैसा बहुत ज्यादा अदा करना पड़ रहा था, और बहुत ज्यादा अदा करने के कारण इन पे दबाव बन रहा था। और वो दबाव जो है सो टैक्स पर बढ़ा देते थे टैक्स, ताकि वो दबाव को कम किया जा सके, जिसमें आम लोग जो होते थे वहां उनको अधिक ज्यादा परेशानी होता था। अब क्या हुआ कि इस बात को कैसे फैलाया गया फ्रांस में, इस चीज पर जोर कैसे दिया गया, क्रांति पे जोर कैसे दिया गया, तो जो रूसो थे तो रूसो ने क्या किए, एक बहुत ही अच्छे
बहुत पहले के हैं, ये फिलोसफर थे। तो रूसो ने क्या किए और जॉन लॉक, ये सारे क्या करने लगे कि एक बुक लिखने लगे, किताब को लिखने लगे, और किताब में हर बात को स्पष्ट करने लगे कि हमारा देश का स्थिति क्या है, आगे जाकर के क्या हो सकता है, हमारा देश हानि में है या फायदा में है, सारा चीज का वर्णन करने लगे। और इन्होंने इस बात को हर लोगों के सामने पेश करने लगे, ये बुक को हर हर किसी के पास भेजने लगे। हर लोग उस चीज को पढ़ने लगे, समझने लगे, तो सबको समझ में आने लगा कि फ्रांस की स्थिति बहुत ही खराब है। अब ये बात होने लगा तो क्रांति तो इतनी बढ़ गई थी जो कह नहीं सकते। आगे क्या हुआ कि जो 1793 में क्या हुआ कि लुईस 16 को मौत का घाट उतार दिया, 1793 से। और जब उनका मौत हो गया तो अब वहां के लोग क्या हुए कि मतलब चिंतित हो गए उनकी मृत्यु पर। लेकिन बात यहाँ भी नहीं रुकी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जब उनकी मृत्यु होने के बाद जो फर्स्ट सेकंड वाले चिंतित थे, लेकिन थर्ड ग्रेड वाले तो खुश थे। अब थर्ड ग्रेड वाले खुश थे तो अब क्या हुआ कि वहां पे राजा की शासन पूरी तरह समाप्त हो गया और वहां पे रिपब्लिक आ गया। लेकिन रिपब्लिक आने के बाद भी क्या हुआ कि वहां पे अब जो जन्म होता है वो नेपोलियन का होता है, और नेपोलियन एक तानाशाह था। जी, नेपोलियन के बारे में हम अच्छी तरह से डिस्कशन करने वाले हैं। तो नेपोलियन का जो जन्म हुआ था वो 1769 में हुआ था। जी, अजेक्सियो में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम कार्लो बोनापार्ट था और इनके माँ का नाम लेजिटियो रोमो बोनापार्ट था, और इनकी जो माँ थी वो इटली की निवासी थी। जी हाँ। अब ये 1789 में मिलिट्री एजुकेशन में बहुत अच्छी एजुकेशन पास किए, और ये मिलिट्री के बारे में जानते थे, और ये कोई भी युद्ध को कैसे जीता जा सकता है उनके बारे में बखूबी बहुत अच्छी तरह से इनको मालूम था। अब ये क्या करने लगे कि वहां के जो लोग थे, आम निवासी थे, वो आम निवासी के लिए ही बात बोलने लगे। अब आम निवासी के लिए जब बात बोलने लगे, ये तो सबसे पहले बात यह है कि जो नेपोलियन है, तो नेपोलियन वहां के मिलिट्री का हेड भी थे। अब मिलिट्री का हेड होने के कारण वहां अभी अपनी बात जब रखने लगे तो वहां के लोग इन पे बहुत खुश हुए, और बहुत खुश हो जाने के कारण सभी जो भी बात ये कहते थे नेपोलियन बोनापार्ट, वहां के जो लोग थे वो सब स्वीकार कर लेते थे। सब लोग बोलते थे कि जो यह बात कह रहे हैं बस सही है, इसी को बात को लेके हमको चलना है। अब वो क्या बोले कि नहीं ऐसा करो, जब ऐसा ही है तो रिपब्लिक को खत्म करो। रिपब्लिक को खत्म कर दिया गया और फिर वहां पे तानाशाह का शासन आ गया। बात यह हुआ, अब निष्कर्ष पे हम यहाँ पहुंचते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में स्टार्ट हुआ था डेमोक्रेसी, स्टार्ट हुआ रिपब्लिक को लेकर के, लेकिन बाद में जाकर के तानाशाही शासन चला। तानाशाही का विरोध लेके चला, लेकिन तानाशाही बाद में रुका। लेकिन यहाँ पे एक पूरी दुनिया को एक संदेश चला गया कि आम नागरिक को यदि हम किसी प्रकार के दबाव डालते हैं या उनको हम परेशान करते हैं तो आम नागरिक शासन को गिरा सकती है, और इससे पूरी दुनिया डर चुकी थी। सब लोग अब क्या हुए कि जैसे अमेरिका के लोग हो गए, ब्रिटेन के लोग हो गए, और भी जो पड़ोसी देश थे, सारे लोग के जो आम निवासी थे वो सारे लोग में एक मतलब ज्ञान आ गया, एक समझ आ गया था कि जिस प्रकार से फ्रेंच में हुआ शायद हमारा देश में भी होगा तो हमारा देश भी सुधर जाएगा। अब यहाँ पे बात एक है कि यहाँ पे नेशन में क्यों, नेशनलिज्म में क्यों पढ़ने का है, नेशन में समझने क्या है इसमें आशय। तो इसमें क्या हुआ कि जो राष्ट्रीयकरण की भावना था लोगों में, राष्ट्रीयकरण को हम अपने राष्ट्र को कैसे बचा सकते, राष्ट्र के लिए मेरी प्रेम क्या होनी चाहिए, ये सारा चीज हमको फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पूरी तरह से पता चलता है। और ये क्या किए कि यूरोपियन जितने भी कंट्री थी, छोटे छोटे या बड़े जो भी कंट्री है, सबके आम निवासी को या रिवॉल्यूशन से नॉलेज मिला, एक आइडिया मिला कि हमको राष्ट्र के प्रति प्रेम कैसे करना चाहिए, एकजुटता का संदेश मिला। यदि फ्रेंच के लोग एकजुट हुए तो शासन को गिरा भी दी, यदि शायद वो टूट जाते आपस में तो नहीं कुछ कर पाते। जैसे एक बार टूटे भी, जो मिडिल वर्ग के लोग थे या थर्ड ग्रेड के लोग थे, तो उन लोगों ने आपस में ऐसा हुआ कि दोनों आपस में टूट गए थे बीच में, तो टूटने से फिर शासन डगमगा गया था, लेकिन फिर बाद में नेपोलियन ने उस चीज को संभाल लिया। तो मेरा कहना यहाँ पे है कि इनसे आशय यही मिला है कि जितने भी पूरी दुनिया में जितने भी आम निवासी थे
तो उनको ताकत एक मिला, एक जानकारी मिला, एक संदेश मिला कि वो अपनी राजा को बना भी सकते हैं तो अपनी राजा को हटा भी सकते हैं और अपने शासन को खत्म कर सकते हैं, शासन को ला भी सकते हैं। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट संदेश था। ये आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमको जरूर बताएं। यदि किसी प्रकार की आपको कहीं दिक्कत हो रही तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कि आखिर वीडियो में आपको क्या समस्या लगा है, ताकि हम उसके बारे में अच्छी से फिर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।